हाँ वही थी। सो चलो आ जाओ। सो while chopping onions, which of the following chemical irritates our eyes? केमिकल इरिटेट्स आवर आइज, ठीक है। तो HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टाइटरिक एसिड। हाँ जी। सो प्याज जो है दर्द क्यों देता है, इसके पीछे दर्द का कारण क्या है, ठीक है। सो हाँ देखो यहाँ पे हालांकि ओनियन में आपको टाइटरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ओनियन में आपको जो है ऑक्जेलिक एसिड भी होता है और भी एसिड्स हैं, बट इसका जो कारण है, जो आंसुओं का कारण है, वो आंसुओं का कारण है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फेनिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें सल्फर कंटेनिंग जो एसिड्स होते हैं, दो होते हैं सल्फेनिक एसिड ग्रुप। तो वहां वो आपको प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द जो है आपका ओनियन, और साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि वो रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके फाइनली आपके आंखों में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है आपको H2SO4, ठीक है। तो वो आपको ओनियन को बहुत कमजोर मत समझो, ठीक है। इट इज कंटेनिंग H2SO4, बट वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बट स्टिल इट इज H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान रखेंगे, H2SO4 इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और भी रखना कि अगर ओनियन को आप क्या करो कि या तो ओनियन को बॉयल कर दो या कुक कर दो या फिर उसको फ्रीज कर दो, दोनों ही केस में फिर आपका ओनियन का वो जो चीज है सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो एंजाइम्स है उसके एंजाइम्स एक्चुअली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर ओनियन काटना है तो फ्रिज में रख देना, थोड़ा सा फ्रीजर में थोड़ा उसको ठंडा होने देना, लेट द एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड देन यू कैन कट इजीली, ठीक है। तो फिर आपका दर्द नहीं होगा। अदरवाइज हेलमेट वगैरह तो पहन ही सकते हो, तो अलग कहानी है, ठीक है। हाँ जी। अब देखो ऐसा है अपनी अपनी ये है, मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया, आप रखो ना रखो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो विच इज नॉट अ लुइस एसिड। हाँ जी, लुइस एसिड क्या होता है? लुइस एसिड, अब इसमें मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ इतना समझो, वैसे कंपाउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो, जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा उनके ऑक्टेट के अलावा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इन दैट केस। हाँ जी, मैंने क्या बोला? नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर बोला, ठीक है, सॉरी। सो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर वो डोनेट कर सकते हैं तो इन दैट केस दे विल बी नोन एज लुइस एसिड, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करेंगे देन दे विल बी नोन एज द आपका लुइस बेस। अब देखो इसमें अगर आप एक एक का निकालने जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो नॉर्मली याद रख लेना कि कुछ एसिड्स जो हैं, जो कॉमन एसिड्स हम यूज करते हैं, लुइस एसिड भी वो होंगे, ठीक है, या जो नॉर्मल हम जिनको बेस कहते हैं वो लुइस बेस भी होंगे, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब इसमें देखो आपको जनरली यहाँ पे जो आपको दिस इज, अगर एसिड की बात करें नॉट अ लुइस एसिड, तो जहां पे जनरली क्लोरीन होगा, जनरली अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी जनरल रूल, क्लोरीन अगर इस फॉर्म में है जनरली, और आपको यहाँ पे देखो मेटल है, ठीक है, मेटल के साथ आपका क्लोरीन का रिएक्शन है इस फॉर्म में, तो जनरली इट विल बी आपका जो होगा दिस विल बी एन एसिड, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे भी एक मेटल है और यहाँ पे फिर F3 है, अब दिस F3 अगेन ये फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप का ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज अ डिफरेंट वन, ये यहाँ पे NH3 जो है दिस इज अमोनिया, और ये अमोनिया जो है इसके पास आपका एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इट विल डोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लुइस एसिड लुइस बेस करने जाएंगे तो वो फिर अपनी कहानी हो जाएगी, उसकी पूरी की पूरी वो चैप्टर है अपना लुइस एसिड लुइस बेस का। बट सिंपल इसकी टेक्निक यही है कि आप याद रख लो कि नॉर्मली इसमें से कौन से एसिड्स हैं कौन से बेस हैं, वो आपका शॉर्टकट हो जाएगा। और बहुत क्वेश्चन इस पे कभी आपसे पूछे नहीं गए कि मैं अगर पूछा गया होता डेफिनेटली आई वुड हैव कि मैं आपको ये टॉपिक जरूर करा दूं, ठीक है। बट किसी एक टॉपिक के लिए आप उतना टाइम ना वेस्ट करें, रादर देन कि आप उसको क्वेश्चन को लेके एंड यू अगर आप पकड़ लिए तो वो भी आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन NH3 वाले फॉर्म में तो इनका जैसे यहाँ पे बनता है स्ट्रक्चर, बनता है हाइड्रोजन 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 एंड देन हियर एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो वो वी विल नॉट गो इनटू रिएक्शन, बट हाँ जी यही होता है, ठीक है। सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग कि मुझे कितना याद है, ठीक है। सो दैट्स द फैक्ट, ये आपका यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल बी डोनेटेड, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स, एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा, मेटल कार्बोनेट्स का, ठीक है। तो फिर आपका उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ये जनरल क्वेश्चन है,
एसिड अगर मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हाट दे विल प्रोड्यूस? करके देखो, कुछ एक मेटल ले लो, कोई एक एसिड ले लो। सॉल्ट और H2O, यहाँ पे देखो ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। लेट्स से कोई एसिड ले लो, ठीक है, क्या निकलेगा यहां से? सो इफ यू विल सी, फाइनली आपका देखो एक चीज ध्यान रखना, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल प्रोड्यूस CO2, क्योंकि कार्बोनेट में CO3 वाला जो फॉर्म है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो मेटल कार्बोनेट है यहाँ पे, वो इट्स मोस्टली जो है आपका अनस्टेबल फॉर्म में होगा, एंड इसीलिए ये जो प्रोड्यूस करता है फाइनली इट विल प्रोड्यूस आपका CO2 गैस। जस्ट मिनट। सो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन देख लो, जैसे कि NaCl, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड वाला काफी कॉमन रिएक्शन है, और साथ में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, आपका फॉर्म हो रहा है CO2, और फाइनली थोड़ा सा वाटर भी प्रोड्यूस होगा, तो H2O जो आपका बचेगा दैट विल गो इनटू H2O। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कार्बोनेट्स हैं और एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल प्रोड्यूस द CO2, ठीक है। बोलो, अब वो तो इक्वेशन बैलेंस करने की बात है, इक्वेशन अगर बैलेंस कर ले, HCl प्लस केवल Na, टोटल Na करोगे तो फिर NaCl और H2, Na रिएक्शन, Na का रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्या? HCl से नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, यू नीड समथिंग। हाँ जी, हाँ उतना पावरफुल होना चाहिए कि इट कैन रिप्लेस दिस थिंग, ठीक है। तो Na सोडियम से हाइड्रोजन ऑलरेडी ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो वो वही बना रहेगा वहां पे। यहाँ पे देखो मेटल कार्बोनेट्स की बात करी थी ना, FeSO4 सल्फेट हो गया ना, कार्बोनेट लेके आओ, कैल्शियम कार्बोनेट लेके आओ, फिर भी वही बनेगा, CaCl बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस CO2 बनेगा फाइनली, ठीक है। तो हर कार्बोनेट रहेगा, कार्बोनेट मान के चलो कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब मान लो H2SO4 कराओ, H2SO4 प्लस आप करा लो Na2CO3, तो यहाँ पे फिर वही बनेगा, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट CO2 प्लस वाटर, रिएक्शन हर बार वही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा एसिड कार्बोनेट वाले जो है, मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड वाले, इनका रिएक्शन जो है इट विल गो इनटू सेम फॉर्म। किसमें H2 इसमें भी निकलेगा, इसमें भी मैंने बोला H2 तो आपका निकलेगा, आई टोल्ड कि ऑप्शन आपका इसमें क्या गिवन है, ठीक है। H2 आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना, अभी आप बैलेंस कहाँ हुआ, NaCl निकालो, CO2 निकालो, आपका H तो बचा हुआ है ना पूरा का पूरा, यहाँ से O निकल के आएगा, अब इसको इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री जो है आपको प्योर रट्टा मार लेना, आई विल सजेस्ट इट, अगर नहीं समझ आपको पहले से तो, अदरवाइज इसको पढ़ना आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन रीड, तब तो तुम गुनाह कर रहे हो, ये फिर माफी लायक नहीं, ठीक है। इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी कम है, कॉलेज की ज्यादा है, बट है थोड़ी सी आपकी भी, ऐसा थोड़ी है। म्यूरिएटिक, चलो चलो देखो, अच्छा एक चीज बता देता हूं, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, खास करके इसके पेपर में देखा एक बार, ये मैक्सिमम क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी टाइप से पूछता है, जो केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत पूछा है। हाँ जी, आपको इजी लग रहा है? ये जेई मेंस का पेपर नहीं है। हाँ जी, ये जेई मेंस का पेपर नहीं है ना, बात ये समझो। अगेन अब मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको कितनी डेप्थ पकड़नी है, ये आपको पेपर, आपको ये ध्यान में लेके चलना होगा कि पेपर जेई मेंस के लिए सेट नहीं किया जाता है, पेपर सेट किया जा रहा है जनरल स्टडीज के लिए, बात समझ में आ रही है। जनरल स्टडीज में तो 10th के बाद अगर किसी का कॉमर्स रहा होगा तो उसने तो नहीं पढ़ा होगा, तो जनरली यहाँ पे इसीलिए जो चीजें आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है फॉर अप टू द 10th लेवल। उसके अलावा जो पोर्शन है वो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है,
तो साइंस एंड टेक वाले में आपको गहराई लेके जा सकता हूँ, रीजन क्या वो आ सकता है, वो जनरल, वो आपको साइंस एंड टेक वाले पर्पज से वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री में डेप्थ पकड़ ले क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो आपको फायदा मिल जाएगा ना, जिनका +2 में केमिस्ट्री रहा होगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो कॉमर्स वाले तो कहेंगे कि हमारे साथ नुकसान हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए क्वेश्चन क्यों आपको बार बार कहा था कि कंपटीशन के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो, रीजन यही है। आप एनसीईआरटी लेके चलो, वो बेसिक है, वो सबने पढ़ी है, हाँ उसको पढ़ने का थोड़ा तरीका आपका बदल जाता है, बट स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट आपका वही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, इवन आप देखो यूपीएससी वाला आईएएस वाले एग्जाम में क्या है, +2 लेवल तक किया अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, इट विल वर्क। थोड़ा बहुत आपको अपडेट वगैरह करने की जरूरत है। और यहाँ पे घुमा फिरा के केमिस्ट्री वाले रीजन्स में क्वेश्चन वही जो कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स के तौर पे यूज होते हैं, यहाँ जो कॉमन बहुत क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घूमे फिरे वही नाम, अच्छा फॉर्मिक एसिड क्या था, एसिटिक एसिड क्या था, यही सब पूछा जाता है घुमा फिरा। ठीक है, चलो आ ही गया। म्यूरिएटिक एसिड used in household work is diluted form of। सो देखो यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज कर रहे हो तो यू विल नॉट, आप जनरली एसिटिक एंड ऑक्सैलिक एसिड का यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह में आपको मिल जाते हैं। एक्वारेजिया, दिस इज की जो आपको गोल्ड एंड सिल्वर को भी डाइल्यूट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। हाँ, मिक्सचर है वो आपका, हाइड्रोक्लोरिक और यहाँ पे जो म्यूरिएटिक एसिड है दिस इज आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपली। तो अगेन ये आपको यही कीवर्ड्स आपको याद रखने, क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं में से आ रहे हैं कि म्यूरिएटिक एसिड क्या था, दैट्स इट, इससे ज्यादा क्वेश्चन। अब म्यूरिएटिक एसिड का आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछ लेगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर आप लेके बताओ, इट विल नेवर आस्क। हाँ जी, ये जनरली उस नाम से डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HCl है, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, वो कॉमन नेम जैसे घरों वगैरह में यूज करने के उस तौर पे। जैसे विनेगर है, तो विनेगर क्या है, विनेगर सिंपली एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड है, लेकिन उसको जनरली क्या कह दिया जाता है, विनेगर कह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? दैट्स द आइडिया। चलो, हाँ हाँ वही 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 सिरका ही बोल रहा हूँ मैं, विनेगर सिरका ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वही डाइल्यूटेड फॉर्म में ही रहता है ना, वो है क्या, एसिटिक एसिड को मिलाओ, डाइल्यूट करो, यू विल गेट एसिटिक विनेगर। ठीक है, सो अच्छा, एसिड रेन तो नॉक्स एंड सॉक्स एमिशंस। ठीक है, तो जो आपको एटमॉस्फेयर में, अब देखो ये आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉक्स एंड सॉक्स एमिशंस जो है इनके साथ रिएक्शन होगा वाटर का, एंड इट विल फॉर्म आपका नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका रिएक्शन, इसका इस क्वेश्चन का मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये जाके आपको टच करेगा एनवायरमेंट वाले सेक्शन से भी, ये आपको टच करेगा जाके ज्योग्राफी वाले सेक्शन से भी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके क्वेश्चन जो कॉमन हो जाते हैं वो उनमें थोड़ी बहुत डेप्थ कभी कभार वो पकड़ ले। बात समझ में आ रही है? दे विल, तो अब ये इसको आप इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मानो, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से इन्वायरमेंट के साथ जाना पड़ेगा, इसके साइंस के साथ जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज आपका इन्वायरमेंट के पर्पज से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो मेजर है दैट इज द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक HNO3 एंड सल्फ्यूरिक H2SO4, दोनों ही जो है आपका रिएक्शन कर रहे हैं H2O के साथ में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी NO2 बने रिएक्शन करा के ही दे दिया आपको। HNO3 दिस इज द नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मुझे NO2 प्लस रिएक्शन कराने का था, बट वही बात है, तो ये आप याद रख लोगे, बाकी तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आपका एसिड रेन होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में है क्या, सो HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ठीक है, अब ये जनरल क्वेश्चन होगा, ये साइंस वालों के लिए या बाकी के लिए ये इक्विवेलेंस में आगे खड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? फैक्चुअल हो गया, फैक्चुअल भी हो गया, या जनरली मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम अमाउंट में एसिड रेन में प्रेजेंट होता है दैट इज द H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, अब दिस इज अ फैक्चुअल डेटा। हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे नॉक्स एमिशन ज्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे निट्रिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, बट नाइट्रोजन के और भी पाथवेज हैं, रास्ते हैं उसको निकलने के, बट जनरली जो आपका सल्फर हो जाता है SO2 गैस निकलता है, ये जनरली आपका कन्वर्ट होता है थ्रू दिस मेजर पोर्शन जो है इसका कन्वर्ट होता है थ्रू एसिडिक रेन, ये वापस से आता है।
ठीक है, तो इसीलिए आपका कंसंट्रेशन जो है H2SO4 का ज्यादा होगा, बट अगेन दिस इज जनरलाइज स्टेटमेंट। ऐसा हुआ कहीं का रेन अगर हुआ, बहुत ज्यादा नॉक्स एमिशन वहां पे हो रहा है, तो NO3 आएगा। ठीक है, तो बट ये जनरल तौर पे SO4 आप इसको लेकर के चलेंगे। चलो अगला, अब हाँ जी, टैमरिंड, बनाना, बनाना बनाना और आपका ग्रेप्स, इसमें तो एसिटिक, सिट्रिक, लैक्टिक, टार्टेरिक। जनरली जो फ्रूटी फ्लेवर आता है ना, एक नट्टी फ्लेवर टाइप, जो फ्रूट कुछ नहीं आता है, फ्रूट, वो फ्रूट का एक अलग ही फ्लेवर आता है, वो जो आता है दैट इज अ टार्टेरिक एसिड का फ्लेवर होता है। हाँ जी, इमली में भी वो होता है। ठीक है, दो तीन मेजर एसिड्स हैं जो फ्रूट में आपको मिलते हैं, एक टार्टेरिक एसिड, एक जो है आपका ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है, एंड सिट्रिक एसिड, ये तीन चार जो है आपको मेजरली मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनमें कॉमन जो है, अब देखो इनमें ऐसा नहीं है कि आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, ऑब्वियसली प्रेजेंट। ठीक है, ग्रेप से अब ग्रेप खट्टा होगा तो सिट्रिक एसिड ऑब्वियसली होगा ना उसमें। ठीक है, बनाना भी थोड़ा बहुत मात्रा में उसमें भी होता है, बट यहाँ पे उन्होंने सिंपली पूछा अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, तीनों में कॉमन तौर पे जो हम देख सकते हैं, तो दैट इज आपका यहाँ पे चला जाएगा टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो जनरली आपको इस तरह में, अब सिट्रिक फ्रूट्स केवल होते हैं यहाँ पे ऑरेंजेस डाल दिया होता, लेमन डाल दिया होता, आप सिट्रिक एसिड लेके जाते, इनके साथ ऑप्शन आपका चला जाता। सेव में ऑर्गेनिक हो जाता है, सेव में ऑर्गेनिक हो जाता है। ठीक है, सेव का टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का, हाँ वो भी एसिड होगा, हाँ मैलिक एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं बोला, मैलिक ही बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक दो एसिड जो है आपको मेजर मेजर इन्हीं को याद करना है, बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर नहीं करने का है। ठीक है, हाँ मैलिक एसिड है। लैक्टिक, देखो फ्लेवर थोड़ा सा फील करोगे ना तो यू विल लिंक किस किस तरीके का। सेव का फ्लेवर देखो, जैसे उन्होंने बोला स्ट्रॉबेरी वाला, ऑलमोस्ट मतलब एक अरे सेम नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अब थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रेप्स एंड बनाना सेम लगता है। हाँ जी, गाजर में भी आएगा वो। अच्छा 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 अच्छा, अब बेकार लगता है, अब बेकार लगता है, ये आपकी समस्या है। ठीक है, कि कुछ लोगों को पसंद हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी को बोलो कि फल ही, बोलोगे फल ही बेकार है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, दूध में कौन सा एसिड आ ही गया, सवाल आ ही गया। सो मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर समटाइम्स बिकम सावर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो लैक्टोज शुगर होता है ना आपका, लैक्टोज शुगर होता है, वो लैक्टोज शुगर रिएक्शन कर जाता है, और लैक्टोज शुगर रिएक्शन करके वहां पे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वो लैक्टोज शुगर को, इनका लैक्टिक एसिड। तो अगेन लैक्टिक एसिड यहाँ पे आपका चलेगा। इसके बाद सोडा वाटर, CO2, कार्बन गैस को, CO2 को एक्सेस मात्रा, काफी ज्यादा मात्रा में डिजोल्व किया जाता है वाटर में। लगा लूं क्या, माइक लगा लूं क्या मैं? सो CO2 को काफी ज्यादा मात्रा में जब आपका वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो वो आपका बनता है सोडा वाटर, और उसमें जो मात्रा होती है कार्बोनिक एसिड होता है। इसीलिए देखो कई बार लोग क्या करते हैं कि एसिडिटी हो रही है और जाके सोडा पी लेंगे, अरे गधे एसिडिटी में सोडा क्यों पी रहे हो, वो खुद एसिड है। ठीक है, वो काम नहीं करता है, वो आपको और एसिडिटी को आपको बढ़ा देगा। तो कभी भी एसिडिटी में सोडा ना पिए। ठीक है, सोडा कहने को सोडा है, बट वो है क्या, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो नेवर डू दिस थिंग, और ये जनरल मिसकंसेप्शन है हमारे बीच में। ठीक है, कि खाना थोड़ा गैस वैस बन रहा है तो गैस बन रहा है तो नो डोंट डू दैट, वो आप कभी ना करें। ठीक है, गैस में आपका अगर एसिडिटी, एसिड कारण है आपके गैस का, तो यू नीड सम बेस। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस चाहिए होगा, जैसे आप इनो में तो दोनों चीजें होती है। ठीक है, इनो में दोनों चीजें होती हैं, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। आपको नॉर्मली घरों में जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा जो है, सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो वो यूज हो जाता है। तो ये आपको बेसेज है, आपको बेसेज चाहिए होते हैं जब आपके पेट में एसिडिटी हुई है तो। ठीक है, एसिड इन्फ्लक्स के टाइम में वो चाहिए होता है, ना कि सोडा वाटर गड़बड़ कर देगा। चलो, फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड, असर्शन रीजन, ये इस तरह के क्वेश्चन ये करते हैं आपको। दोनों सही है, ऑप्शन मुझे बताएं, ABCD लेके बताएं आप। ठीक है, हाँ जी, अच्छा
वही तो HCOO एसिटिक HCOO एसिटिक का CH3COOH। चलो हाँ जी बताओ A B C ऑप्शन आपने बोला दोनों सही, अब मैं इसको क्या लेके जाऊं? क्या सही है? तो ध्यान रखो दिस इज नॉर्मली फॉर्मिक एसिड एंड ऑर्गेनिक, जो आपका फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड और एसिटिक एसिड, दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है, अब जो यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे इनके अरेंजमेंट्स की बात होती है, क्यों आपका क्यों बेस पेयर ज्यादा खींच रहा है, कौन उसको कितना अट्रैक्ट करके रख रहा है, वी डोंट गो इनटू दैट, बट ये फैक्ट, दिस इज द फैक्चुअल डेटा, इसको ले लो। ठीक है, क्योंकि उसका अब स्ट्रक्चर बता के वो करा के कि अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन का पुल कितना है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब कहानी चली जाती है। हाँ जी, हाँ वही स्टेबिलिटी की तुलना होती है कि इनके आपको जो इनका कॉन्जुगेट पेयर बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसके बेसिस पे फिर निकालते हैं। सो नो नीड टू गो इनटू दैट सिंपली। और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट ध्यान दो कि फॉर्मिक एसिड और जो आपका एसिटिक एसिड है, दोनों के दोनों एसिटिक है, दोनों के दोनों आपके जो है ऑर्गेनिक एसिड है। तो केवल इसका ऑर्गेनिक एसिड हो जाना ये नहीं बताता कि ये क्यों स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे कोई और होता, लेट सपोज कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की जगह पे लेट सपोज वहां पे कोई आपका नॉन ऑर्गेनिक एसिड होता है, H2SO4 होता है या कोई और भी होता, और फिर उसके बेसिस पे कंपैरिजन करते, तो फिर एक पॉइंट आपके लिए वैलिड बन सकता था। बट केवल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होना इनके स्ट्रेंथ को आपको नहीं समझाता है। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको चलेगी। Which of the following statements are not correctly matched? So, ascorbic acid, maltose, acetic acid, formic acid. अब देखो यहीं से आप क्या करोगे, आपको इस पता है स्मार्ट स्टडी क्या है? इस पेपर को ले लो, प्रिंट आउट निकालो, और जितने हैं ना इस पे सबके बारे में यहीं पे लिख लो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे परेशान कर रहा है, केमिस्ट्री बहुत दिक्कत कर रहा है, जस्ट एक दो कर लो उसको एंड यू विल बी डन, कहानी आपको हो जाएगी। ठीक है, मेजर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। सो हाँ जी, नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा इसमें? एसिटिक। सो एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज आल्सो नोन एज आपका जो विटामिन सी वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको लेवल में ऑब्वियसली आपको यू विल गेट इट। माल्टोज सुगर है, माल्टोज इज नॉट एन एसिड, माल्टोज इज अ सुगर। ठीक है, तो माल्ट आपको ये आपको मिल जाएगा। एसिटिक एसिड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा कर्ड में। और जो चौथा ऑप्शन है दैट इज द फॉर्मिक एसिड, रेड आर्ट, तो ऑब्वियसली चींटियों में जो है वो फॉर्मिक एसिड। तो अब यहाँ से आपने क्या करें, अपने याद रख लेगा, अच्छा फॉर्मिक एसिड का मेन सोर्स क्या है, एक वन ऑफ द सोर्सेज क्या है, तो रेड आर्ट जो है, रेड आर्ट का स्टिंग जो है। हाँ जी, तो चींटी की चटनी खाई जाती है। हाँ, उड़ीसा में खाया जाता है, झारखंड में खाया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। जीआई टैग मिला, कौन क्या नाम है उसका, जो जिसको जीआई टैग मिला है? हाँ, चींटी की चटनी। हाँ, अरे चींटी की चटनी अच्छी अच्छी होती है वो। वही तो हम बता रहे थे ना अभी आपको कि आपका जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, और जो आपका ये झारखंड वाला जो इलाका वो पड़ता है पूरा का पूरा, दे मेड दिस थिंग। और इनका जो है ये करते क्या है कि वो रेड आंट्स होते हैं, ये वाली नहीं, ये वाली रेड है वो बड़ी वाली आंट्स। ठीक है, वो बड़ी वाली आंट्स जो है जो उसको जो बोल लो तुम, उसको देख के जो थोड़ा सा खतरनाक लगता है, तो व्हाट दे विल डू, वो जाएंगे पेड़ वगैरह पे, वो रहती हैं जनरली, और उसको कलेक्ट करेंगे, वो पेड़ को हिलाएंगे और काफी सारा वो गिर जाएगा। ठीक है, तो देन दे विल कलेक्ट इट और उसको लेकर के आते हैं, एंड देन उसको अच्छे से मसलते हैं, और मसल के दे विल मेक समथिंग। और कहते हैं कि काफी उसमें, और ये सही बात है, उसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं, काफी मिनरल्स उनको मिलते हैं। ठीक है, और चावल, हाँ जी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वो तीनों ट्राइब्स का पूरा रीजन ही है। ठीक है, पूरा वो एक ही बॉर्डर ही है, वो आपको पड़ जाता है। उड़ीसा वाले को जीआई टैग मिला, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, काई चटनी कहते हैं उसको, मयूरभंज वाला काई चटनी जो है उसको। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा फेमस हो गया ज्यादा। बट ये आपको झारखंड में भी मिल जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में बस्तर वगैरह जाओगे ना, तो यू विल फाइंड दैट वो मिल रही है चटनी, आंट वाली चटनी। ठीक है, और वो काफी काफी उनका जो है
पसंदीदा डाइट है। तो लोगों की डाइट अब हमारे लिए थोड़ी अलग लगती है। मेरे एक मेंटोर थे एंड ही वाज रिटायर्ड थे, वो कर्नल से, ठीक है, आर्मी में थे। एंड वो एक कहानी बताते, उन्होंने बताई थी, उनकी उनके मुंह से मैंने कहानी सुनी है। आई डोंट नो कि ही टोल्ड कि जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, आई वाज पोस्टेड इन असम, और ऑफिस में बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो कोई जो था आपको वही आसाम के साइड का ही गुरखा होगा या कोई और होगा, एंड ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड माय ऑफिस। वो ड्यूटी में था, तो और वहां पे शाम में जैसे जो होता है काफी ज्यादा नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह घूमने लगते हैं, तो वो उड़ रहे थे उसको और उसको परेशान कर रहे थे, बट ही वाज कि अपने ड्यूटी में है तो अभी कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं ऑफिस से बैठे बैठे देख रहा था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट। एंड उसके बाद जब उसकी ड्यूटी चेंज हुई, दूसरा इंसान आया, तो जो जब दूसरा आया तो उसको उसने कहा कि भाई ऐसा ड्यूटी तो चेंज होना, एक काम करो मेरा राइफल पकड़ो, पहले मुझे थोड़ा सा ये करने दो। एंड ही जस्ट थिंकिंग, मेरा जो ग्लास था वो मुझे दिख सकता था बाहर, दे डिडंट लुक एट मी, तो इधर नो पूरे मेरे साथ बैठे होंगे अंदर। एंड उसने जो है रख के और सबसे पहले इत्मीनान से क्या किया, उन कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाना शुरू किया। एंड ही टोल्ड कि द लुक ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन हिज फेस, कि भाई उसको लगा कि क्या मिल गया, इट वाज लाइक। तो हर किसी का हाँ जी, वो अपने अपने देखो, लोगों की अपनी अपनी डाइट है, ठीक है, वो उसी तरीके से उनका उनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हुआ है। तो अब नॉर्मली देखो एक समस्या चल रही है ना कि डाइट को लेकर के ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ये आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हर किसी की अपनी डाइट है और अपने हिसाब से वो चलेगा। आप लोगों की डाइट में कि ये मत पहनो कपड़े में, इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, एक हो सकता है कि जगह जगह की बात होती है कि आप, हाँ, आप कहाँ पे हैं और थोड़ा सा सोसाइटी को लेकर के चले, ऑब्वियसली वो मैनेज करें, बट स्टिल इट इज नॉट कि आप वो अपने घर में क्या कर रहा है या अपने घर में वो क्या खा रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाले आप नहीं होते, कोई नहीं कर सकता इसको, ठीक है। ये इंडिविजुअल चॉइस की बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको अच्छा लगे आप खाओ, ठीक है, ना अच्छा लगे ना खाओ। अब हालांकि एक देखो एक समस्या ये भी है, देखो इनसाइट दे देता हूँ कि जैसे एक समस्या लोग पूछते हैं ग्लोबलाइजेशन, एक काफी कॉमन क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछते हैं, ग्लोबलाइजेशन का असर बताओ। अब ग्लोबलाइजेशन का असर एक सबसे बड़ा असर ये फूड में भी चला गया है। आप कहीं पे भी चले जाओ फूड वही मिलना है, कहीं पे भी चले जाओ आपको सेम वही, कि पनीर कढ़ाई और पनीर कुलचा, जो भी नाम उनका आता है, ठीक है। वो मैं लिटरली तुम्हें बताऊं, आई वाज इन आसाम, और आसाम में मैंने कहा कि कोई मिक्स वेज कोई सब्जी है, सब्जी है क्या, एंड दे टोल्ड कि पहले उन्होंने मेनू दिया तो वही पूरा का पूरा वही, ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई सब्जी, तो दे टोल्ड कि मिक्स वेज है। मैंने कहा कि मिक्स वेज में क्या है, सो ही टोल्ड कि वही गाजर बीन्स और ये। मैंने बोला मिक्स वेज में कोई आसाम की लोकल सब्जी है, ही टोल्ड कि नहीं। अब आपके साथ ये समस्या है, आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, आपको हर जगह जो खाना है ना, खाना भी ग्लोबलाइज होकर स्टैंडर्डाइज हो चुका है। जो लोकल टेस्ट हुआ करते थे वो अब आपको मिल नहीं रहे। बनारस चले जाओ, कचरा हो गया, अब नहीं मिलता वो पहले वाली टेस्ट जो बनारस की आती थी ना, खोज के अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड इट, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो है वो हर जगह वही सेम स्टैंडर्ड सेम टेस्ट सेम ये आ रहा है। तो एक डाइवर्सिटी का जो मजा था ना वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो खाने में भी है, तो उड़ीसा जाएं तो काई चटनी खाएं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। हाँ जी, मैं बहुत पहले बनारस गया, मुझे इधर रिसेंट में मुझे बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। रिसेंट में गया भी तो मतलब इतना टाइम लेके नहीं जा पाया कि आई कैन एक्सप्लोर द एरिया फिर से। और जब मैं गया था पहले गया था तो वो आपका नए मंदिर बनने के पहले गया था, और अभी गया भी था एक बार बीच में, तो बट बहुत शॉर्ट स्टे के लिए मैं जा पाया, तो कुड नॉट एक्सप्लोर द कि नया कितना हो गया। चलो, विच वन इज एन ऑर्गेनिक एसिड? कार्बन का प्रेजेंस जिसमें होगा दैट इज साइट्रिक आपका ऑर्गेनिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक में इनमें कार्बन का प्रेजेंस नहीं है, तो सिंपल सी बात, कार्बन का प्रेजेंस होना ऑर्गेनिक एसिड, कार्बन का प्रेजेंस नहीं होना आपका इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंसेशन ऑफ फैटीग। सो आपका कि देखो हालांकि इसमें कारण जो है तीनों हो सकते हैं, बट मेजर जो कारण है दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ऑक्सीजन अगर थोड़ा कम मात्रा में मिल रहा है उसके पास, तो उस कंडीशन में आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, और यही लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट करता है, तो जो काफी बाद तक नहीं होता कि दर्द कर रहा है, आपने खेल लिया बहुत ज्यादा तो पेन करेगा, उसका जो कारण है दैट इज द लैक्टिक एसिड। हालांकि उस टाइम में शॉर्ट सप्लाई में ऑब्वियसली आपका डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होता है,
आपका माइनर वेयर एंड टियर ऑफ मसल फाइबर्स भी हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है तो, या फिर डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज भी, ऑब्वियसली आपका ग्लूकोज यूज हो रहा है। बट ये आपका प्रोलॉन्ग स्ट्रेनस फिजिकल वर्क के पीछे जो सेंसेशन ऑफ फटीग है, वो सेंसेशन ऑफ फटीग, जैसे अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो आपको हाफ आएगी। बात समझ में आ रही है कि आपको लगेगा कि अब एनर्जी नहीं बच रही है, हाफ हाफ आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका इंटेक बॉडी जो है वो तेज करना चाहेगा। इसी तरीके से डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो आपको मन रहेगा अब नहीं करना है, होता है ना, अगर एक्सरसाइज करो तो 2 के बाद 3 के बाद लगेगा कि अब रहने दो, अब मन नहीं हो रहा है। अगर आप खाना नहीं खा के गए हो तो बिल्कुल नहीं मन करता है, थोड़ा खा लिया है तो आपको, तो दैट वो बताता है कि आपका ग्लूकोज कितना लेवल तक अवेलेबल है। तो इसीलिए कई बार होता है कि लोग दौड़ने जाते हैं, तो उनको बोलते हैं भाई ग्लूकोज ले लो। क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी के पास अवेलेबल एनर्जी होगा, उसको बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आप प्रोलॉन्ग कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपका सेंसेशन ऑफ फैटिक के पीछे जो मेजर कारण होता है, जो बाद में तक भी दर्द करता है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इस चीज को क्लियर रखिए, ठीक है। चलो, लेमन इज सिट्रस। अगेन लेमन फेमस ही अपने सिट्रिक एसिड के लिए, तो यहाँ पे बहुत टेंशन की है नहीं। जो है टाटरिक एसिड वगैरह भी मिलेगा ही आपको, बाकी फ्रूट्स में भी मिलेगा, लेमन में भी मिलेगा। विनेगर, ठीक है, सिरका है ये, ठीक है, सिरका कर लो। सो दिस इज आपका एसिटिक एसिड जो है, ये इसका दैट इज उसी का डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड का ही डाइल्यूटेड फॉर्म है, और इसीलिए देखना दोनों का सेंट जो है ना सेम सेम आता है। विनेगर जो है वो भी ऐसा ही महकता है जैसा कि आपको, हाँ जी, 4 से 5% के आसपास उसका रहता है, ठीक है, उसका 4 से 5% के बीच का जो है उस फॉर्म में डाइल्यूटेड है वो। तो ये भी रेशियो भी, हाँ, आपको पूछ सकता है कभी कि अच्छा रेशियो कितना है, तो 4 से 5% दैट इज इनफ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी तो अब पुराना स्टाइल हो गया, अब तो यूज ही नहीं होता है। हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड का स्केल होता था, उसका 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 जो लेयर होता था, ठीक है, उसका जब आपका लाइट से उसका बता दूंगा ये मैं, ठीक है, अगर आ गया तो। हाँ जी, मारो। हाँ जी। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। देखो, इसमें इसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग काम है। जैसे कि एक इनका जो सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होता था वो निगेटिव वाला, आपका लाइट से एक्सपोजर होगा तो उसमें एक फॉर्मेशन होगा, देन उसको वो एक अलग सोल्यूशन में डाल के एंड दे विल प्रिंट इट, और फिर उसके बाद वो सिक्योर करते थे, जो उसको क्या बोलते थे, निगेटिव जो होता था उसको सिक्योर करते थे कि फर्दर उसका एक्सपोजर ना हो, वहां पे यूज होता था आपका ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। उसको एक प्रोसेस है, तो उसमें उसका जहां पे वो निगेटिव को सिक्योर करते थे कि फर्दर इसका लाइट लाइट पड़ने पे इसमें कुछ चेंजेस ना आए, वो करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते थे। अब ये सिस्टम जो है वो आउट। हाँ जी, मिल जाएगा आपको, अब खोजना पड़ेगा, वो आपका एंशियंट टेक्नोलॉजी होगी अभी आपकी, ठीक है, एंशियंट तो नहीं बट चलो ठीक है, मतलब थोड़ा पुराना हो गया है, तो आप खोजोगे कहीं कहीं पुरानी दुकानों पे मिल जाएगा अभी आपको, ठीक है, या दिल्ली में एक दुकान है, यू कैन फाइंड दैट थिंग, ठीक है, स्पेशली कि पूरे के पूरे जो आपको जो कैमरा चाहिए, जैसा रील चाहिए देख के अपडेट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, तो चांदनी चौक में है। हाँ, तो इसलिए आपको बता दिया जस्ट। बट बाकी फोटोग्राफी, अब अगर किसी से पूछोगे तो बच्चों ने, नए बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा कि नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, तो उनको नहीं पता कि नेगेटिव जो है कैसे, नहीं, ठीक है, ठीक है, तो वो अब आपको दिख नहीं रहा है, तो देखो अब यही से आपको समझने का, चलो चलो इधर देखो, अब यहीं से आपका समझने का, आपकी स्मार्टनेस काम करती है क्या, कि अब ये फोटोग्राफी वाला प्रोसेस आउटडेटेड हो चुका है, अब इस पे से क्वेश्चन जनरली अगर सही तरीके से क्वेश्चन आए तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उस समय कॉमन यूज में टेक्नोलॉजी थी तो पूछी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, अब यहाँ से क्वेश्चन शायद ही कोई पूछे, अब कोई पूछ ले वो ये करने के लिए तो अलग चीज है, बट जनरल अब ये कॉमन टर्म्स में, कॉमन यूज में नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड और ऑक्जेलिक एसिड दो चीजें हैं जो इसके साथ आपको लिंक रहती हैं फॉर द फोटोग्राफी, बाकी कुछ है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑन दैट द फिल्म जो आपके पास है निगेटिव जिसको आप बोलते हो, ऑक्जेलिक एसिड उसको सिक्योर करने के लिए होता है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे लिखा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो, हाँ जी। सो
Which of the following pairs is not correctly matched? अभी बात करी ना, लैक्टिक एसिड है ना कि लैक्टोज। लैक्टोज एक सुगर है, ठीक है, लैक्टोज इज ए सुगर एंड लैक्टिक एसिड जो है वो कारण बनता है आपके सॉर मिल्क का। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये 3 बार चर्चा हो गई। देखो घूम फिर क्वेश्चन इधर से ही आप, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी वाली क्वेश्चन है, बहुत डेप्थ नहीं पकड़ेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। Which of the following is not correctly matched? तो obviously acid present in vinegar, अभी बात करी हमने, we talked about अच्छा compound presents in bone, कैल्शियम फॉस्फेट, ये करो कैल्शियम की गोलियां दी भी जाती हैं इसीलिए, ठीक है, कि आपका बोन कमजोर हो तो कैल्शियम जो है दूध से आप पूरा करो। सार्डिंग ऑफ मिल्क, अगेन खट्टा होना, यानी वहां पे आपका फॉर्मेशन होने लगा लैक्टिक एसिड का। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl ये कॉमन आप ये रखना। ये देखो अब इसी में से ऑप्शन में भी कोई भी क्वेश्चन उठा के नॉर्मली प्रेजेंट, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट जनरली इन द गैस्ट्रिक जूसेस, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यही घूम फिर क्वेश्चन ऑप्शन से बनाते रहो, पढ़ते रहो, यहाँ पे यही कहानी जो है आपको चलेगी। हाँ यही है, तो मैं यही कराऊंगा ना, एक एक जो है आप कर लो, ताकि देखो अब मेरा ये भी आपका क्लियर हो जाए कि देखो इससे बाहर जनरल रेंज में क्वेश्चन का एक रेंज आपको आइडिया होता है कि कहां तक घूम रहा है, तो इससे आपको भी फायदा हो जाएगा कि चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। अब घूम फिर के यही क्वेश्चन जो है आपको आएगा, तो मैं क्या ही कराऊं बताओ। चलो बताओ बताओ बताओ। द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स, सो ये डिपेंड करेगा अंगूर कैसा है, ठीक है। अंगूर जो है वो अभी यंग एज में है कि जो है वो अपनी जवानी में है कि बूढ़ा हो गया है, ठीक है। तो यंग एज में होगा तो सिट्रिक एसिड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है खट्टे वाले अंगूर में, अदरवाइज जो है आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पे जो है प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड में आप टार्टरिक एसिड मारूंगा, क्योंकि ग्रेप जो हम बात करें तो ग्रेप टॉक जनरली की पका हुआ अंगूर की बात करते हैं, ठीक है, कच्चा अंगूर खाने के सेंस में नहीं आता। ऑरेंज की जब हम बात करते हैं, फ्रूट्स में जनरली पके स्टेट की बात करते हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगी कच्चे स्टेट की पके स्टेट, तो फ्रूट्स के केस में आप पके हुए स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल, अब ऐसा कोई लॉ किसी ने लिखा नहीं है, बट इसी तरीके से बात होती है, यही कन्वेंशन चलता आया है, तो आप उसी तरीके से चलोगे, ठीक है। हाँ जी, which of the following acid is used in the manufacturing of baking powder? बेकिंग पाउडर, अच्छा पहले एक होता है बेकिंग सोडा और दूसरा होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बेकिंग के लिए है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम है, तो अलग अलग क्यों बुला रहे? रुको रुको रुको, देखो देखो देखो, छोला में ठीक है। हाँ जी बताओ, बेकिंग सोडा और पहले तुम फॉर्मूला बताओ। किसका? हाँ अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक और हो जाता है आपका वॉशिंग सोडा। पहले तो ये कंफ्यूज ना करना कि इनका फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का मतलब है, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा का Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट, भूलना नहीं। देखो बेकिंग सोडा डी आ रहा है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों है सोडियम कार्बोनेट ही, बट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लगा हुआ है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग दोनों ऐसे, देखो याद करने के टेक्निक्स अपने अपने तरीके हो सकते हैं, यू विल रिमेंबर इट, ठीक है, कि कहाँ पे बाइकार्बोनेट आ रहा था, कहाँ पे बेकिंग सोडा आ रहा था, दोनों मिलते जुलते भाई हैं। ये आपको जो है ये इस तरीके से काम जो है वो हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए यू नीड एन एसिड, यानी कि जहां पे जिस खाने में आप बेकिंग सोडा का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे उसको एक्टिवेशन के लिए आपको एसिड की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए जरूरत पड़ी है ताकि ये है क्या,
ये कार्बोनेट है यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल प्रोड्यूस CO2। समझ में आ रही है? अभी बात करें ना कार्बोनेट वाले, सोडियम कार्बोनेट, साथ में कोई एसिड होगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, और वही CO2 कारण बनता है जो आपका खाना जो है फूला फूला सा जो बनता है, फ्लफी जो बनता है, वो उसके पीछे कारण आपका यही होता है। तो हमेशा जब भी बेकिंग सोडा केवल यूज होगा, यहाँ पे आपको अलग से एसिड की जरूरत पड़ेगी। अब ये एसिड आप किसी भी फॉर्म में मिलाओ, बट आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे छाछ वगैरह जो है डाल के कई बार, या दही जो यूज करी जाती है, तो वो आप तो बेकिंग सोडा अगर यूज कर रहे हो तो देन यू नीड सम, उसके साथ में कोई भी आपका खट्टा वाला चीज चाहिए होगा जिसमें एसिड प्रेजेंट हो। लेकिन बेकिंग पाउडर में वहां पे सोडा, आपका बेकिंग सोडा है प्लस सम फॉर्म ऑफ एसिड भी वहां पे गिवन है, ठीक है। रिएक्शन नहीं करेगा, बट यहाँ पे बेकिंग पाउडर में क्या है, दिस इज बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड प्लस स्टार्च होता है यह, ठीक है, ताकि रिएक्शन दोनों ऐसे ना करे। तो वो स्टार्च जो है ये आपको, हाँ जी, फॉर्मूला कैसे होगा, मिक्सचर हो गया ना ये, वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3 और H2O लगा दो आप बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो है दिस इज आपका ये चलेगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा प्लस एसिड प्लस स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। जनरली जो एसिड यूज करी जाती है दैट इज टार्टरिक एसिड जनरली, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली टार्टरिक एसिड यूज होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है ना, और आपका लाइट एसिड भी, तो खाने में आप वही एसिड यूज करोगे, तो उस तरीके की जो है आपका टार्टरिक एसिड आपको यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो इसको याद रखना। हालांकि अगेन अगर आप चाहो तो बेकिंग सोडा के साथ यूज कर लो, लैक्टिक एसिड मैंने बताया, तो छाछ के साथ मिला दो, इट विल गिव द सेम इफेक्ट, सेम तरीका है। इमली में भी आ जाता है, आपको उस फॉर्म में चाहिए होगा, कुछ भी एसिड चाहिए होगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। अदरवाइज आपने अगर नहीं मिलाया है तो फिर, यानी कि जैसे आप अगर कुछ ये बना रहे हो, लेट्स सपोज क्या बताऊं, इडली वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो इडली को फ्लफीनेस बनाने के लिए आप तो क्या इडली में क्या दिक्कत है भाई, ठीक, तो डिश में थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल यार, ठीक है। तो छोला वगैरह में हम जब यूज, छोला में क्यों जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ और कहानी होती होगी, कुछ कुछ हो सकता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो थोड़ा स्मैश करोगे तो आराम से मैश हो जाएगा, वो कारण हो जाता होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बट उसमें भी आप, ठीक है, वो आप जनरली जो हम यूज करें ना आजकल बेकिंग पाउडर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बेकिंग सोडा बहुत आपको जनरली मिलता भी नहीं, अब घरों में भी लोग बेकिंग पाउडर ही लेके आते हैं, मिलता है, बट वो जनरली अब यूज नहीं करते हैं लोग बेकिंग पाउडर यूज, जो आप मांग रहे हो ना दुकान पे वो भी बेकिंग पाउडर ही दे रहे हैं आपको। बेकिंग सोडा होगा उससे, बेकिंग सोडा अगर होगा तो आप उसको, बेकिंग सोडा से आप नॉर्मली, मैंने बताया ना, ये आपका इलाज में भी काम आता है, गैस्ट्रिक हुआ पी लो, काम करेगा, बट जो आपको बेकिंग पाउडर में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखना, और अगर आपका एसिडिटी ठीक हो जाती है तो समझ लेना कि वो बेकिंग सोडा है। और हाँ, हाइड्रो मिलता है, वो तो अलग चीज आती है थोड़ी सी। मैं सिंपली बात वो बता रहा हूँ, अगर घर में सोडा है कि पाउडर है, चेक कर लेना, एसिडिटी हुई हो थोड़ा सा 1 चम्मच घोल के किसी को पिलाना, अगर उसकी एसिडिटी ठीक हो जाती है तो देन इट्स सोडा, अगर नहीं होती है तो देन इट्स, हाँ जी बोलो, कौन सा बेकिंग सोडा ना, चलो। सो विच एसिड इज डिस्क्राइब एज, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे ही है ना, हाँ 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज एसिटिक एसिड। तो स्ट्रक्चर, हाँ जी, क्या हुआ, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, CH3COOH, दिस इज, हाँ, और आपका COOH, दोनों तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होंगे ना COH के,
नहीं 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 नहीं, दोनों का अलग तरीके से काम करेगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, आई एम सॉरी, दिस इज आपका, ठीक है। चलो अगेन, तो देख रहे हो घूम फिर के क्वेश्चन वहीं जा रहा है, ऑक्जेलिक क्या है, एसिटिक क्या है, फॉर्मिक क्या है। तो जनरल अगर आप उठा रहे हो क्वेश्चन, यही सब सवाल पूछे गए हैं, डेप्थ नहीं पकड़ी जाएगी यहाँ पे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपसे हो सकता है, हर एग्जाम में हो सकता है, बट आप एक दो क्वेश्चन के बेसिस पर आप अपनी तैयारी बिल्ड नहीं करते, आप अपनी तैयारी बिल्ड करते हो कि जनरल कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे इतने देर में एक आपका लुईस एसिड पूछा गया 20-22 क्वेश्चन में, दूसरा एक मिला है प्रोटोनिक एसिड क्या है, ठीक है। तो हाँ जी बताओ, भूल गए। सो लुईस एसिड में क्या था, लुईस एसिड में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन डोनेट करेगा या रिसीव करेगा, उसके बेसिस पे बात हो रही थी। यहां पे डिपेंड होती है बात कि एच कौन आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। बात समझ में आई। तो H प्लस जो है आयन डोनेशन की यहाँ पे बात होती है, रादर देन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेशन और जो है आपका प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका प्रोटोनिक एसिड है कि नहीं है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। बाकी ये जो है यहाँ पे सिंपली दिस इज, ठीक है, इसको कर लो। बाकी तो जो है आपका OH2 OH3 हाँ यही जाएगा। दिस विल एक्सेप्ट, ये आपका रिएक्शन करेगा, OH3 जो है रिलीज करेगा और इट कैन एक्सेप्ट द H प्लस आयंस। तो नॉट अ प्रोटोनिक एसिड में आपका ये चला जाएगा, बाकी सारे के सारे प्रोटोनिक एसिड हैं, दे विल एक्सेप्ट। जैसे इसका तरीका मैं बता देता हूं। BSO2, जैसे ये आपका यही कंपाउंड आपको फॉर्म करता है H2SO4 लास्ट में, ठीक है। तो ये बीच का जो रिएक्शन है दिस इज गिवन इन समथिंग लाइक इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो डोंट नीड दैट मच। चलो यार इसको इसको मेंशन ही कर लो, दिस इज द प्रोटोनिक एसिड। और आपसे जनरली पूछा नहीं गया है ये। हाँ जी, हाँ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, बाकी तो ऑब्वियसली प्रोटोनिक आपको हो गया ना। हाँ जी बोलो। हाँ, H प्लस के साथ इजीली जाके देखो, H प्लस जो डोनेट करता हो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज द एसिड। और OH माइनस जो डोनेट करता हो दैट इज द बेस। अब देखो, अगर H प्लस ये डोनेशन की बात हो गई कि अगर डोनेट करेगा तो एसिड है, राइट। तो अगर कोई कंपाउंड डोनेट ना करता, H प्लस को एक्सेप्ट करता, तो वो क्या होगा, वो बेस हो जाएगा। तो या तो H प्लस को कोई डोनेट करता हो या फिर तो ये आपका ये एसिड है, ठीक है। और अगर इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, दिस इज द बेस। सेम गोज हियर कि अगर डोनेट कर रहा है तो ये बेस है, और अगर इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये है आपका एसिड। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, एसिड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका H प्लस को रिलीज नहीं करना चाहिए। तो इसमें से ऑब्वियसली H प्लस किसी के पास नहीं कि वो रिलीज करेगा। अब रह गई आपको एक्सेप्टेंस की बात कि हु विल एक्सेप्ट द आपका जो है H प्लस को एक्सेप्ट कौन कर सकता है। तो देखो यहाँ पे OH2 है, H2O यहाँ पे अगर कहीं से आपको H मिलेगा और थोड़ा सा, तो व्हाट दे विल डू कि ये आपका यहाँ पे SO ग्रुप और OH2 ग्रुप, ये आपका H2 अलग होगा, ठीक है। एंड दिस SO विल फॉर्म गो विथ H2SO4 का फॉर्मेशन जो होता है, रिएक्शन जो होगा सेम यहाँ पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बैरियम, ये जो B है बोरॉन, दिस इज इटसेल्फ अ सॉलिड, दिस इज इटसेल्फ जो है आपका ये खुद ही आपका मेटल है। हाँ जी, B3 माइनस बनाएगा, तो B3 माइनस बनाएगा ना, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसे सिंपल सी बात है, आपको प्लस तो बनेगा, बट किसके साथ ये ज्यादा मतलब आराम से आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मली ना ये इस जो सल्फर वाले कंपाउंड है ये नॉन मेटल्स हैं, और यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, नॉन मेटल सॉरी बोल रहा हूँ, ये जो कंपाउंड्स है जनरली ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इनका जो एसिड बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, H2SO4 वाला बनेगा, ठीक है। यानी इसका रादर देन OH2 के साथ रहने में दे आर मोर कंफर्टेबल विथ H+ वाले कंपाउंड ग्रुप के साथ, तो उसलिए इनका स्टेबल बनेगा, जबकि इसका जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली ये रिएक्शन ये H+ को एक्सेप्ट करने के बजाय इट इज मोर कंफर्टेबल टू लिव विद दिस OH3 ग्रुप वाले के साथ, ये कारण हो जाता है इसके एसिड का। अब ये पूरा का पूरा डिटेल जो है आपका केमिकल कंपाउंड्स वाले चैप्टर की कहानी है, वो कौन सा है, क्लास 11th वाला है कि 12th वाला है? हाँ जी, नहीं जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसको इसको बहुत डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, आप सिंपली जो है प्रोटोनिक एसिड इस तरीके, ये इसका बेसिक है कि किस पे ये काम कर रहा है। उसी तरीके से लुईस एसिड वाले में क्या था कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो डोनेट कर रहा था दैट वाज द एसिड, जो ले रहा था दैट वाज द बेस, ठीक है। यहां पे आपका जो है तो पहली चीज एसिड बेस को पहचानने का ही ये रख लेना कि हमेशा एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड करता है और बेस जो है रेड को, ठीक है। तो अब ये आपसे कभी भी आपको एग्जाम में, खास कर एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा ब्लू से रेड हो रहा था क्या हो रहा था, तो कपड़ा धोने का एग्जाम्पल याद रख लेना, कपड़े में दाग लगा होता है, मान लो टर्मेरिक लगा हुआ है तो कैसा बनता है, रेड बनता है, दाग उसको टर्मेरिक लगा हुआ उसको धोना साबुन से तो कलर उसका रेड हो जाता है, रेड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसमें जो है आपको फैटी एसिड्स होते हैं, वो फैटी एसिड उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो कोई भी कॉमन डे से एग्जाम्पल याद रखोगे लिंक करके तो उसको याद रखना आसान होगा आपके। चलो बताओ क्या है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट इज चेंज इनटू रेड कलर, दिस इज ट्रू। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, ऑब्वियसली। अच्छा 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 अच्छा, इट इज कॉल्ड रीजनिंग, डिडक्टिव, क्रिटिकल, एवरीडे, इंडक्टिव, ओके। ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ये केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा चलो, अभी अभी आपका सामना हो ही गया तो बताओ। हाँ जी बताओ। अच्छा चलो, आपको नहीं आंसर पता, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे, अगर क्वेश्चन आपको मिल गया, सामना हो गया, तो बुद्धि चलाओ थोड़ा सा, ठीक है। वर्ड्स को पकड़ो, वर्ड्स के साथ वर्ड्स को पकड़ोगे खेल हो जाएगा आपका। हाँ जी, देखो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्रिटिकल, एवरीडे, यहां पे आप कर क्या रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग कि आपने कुछ ग्रुप ऑफ एसिड्स ले रखे हैं एंड एवरी टाइम यू आर डिपिंग सम ब्लू लिटमस पेपर, और आपको ये दिख रहा है कि ये रेड हो जा रहा है, टर्न हो जा रहा है, और इसके बेसिस पे आपने क्या बनाया, आपने ये लॉ बना दिया, या आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, कि ब्लू लिटमस एसिड्स जो है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, राइट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से, ऑन बेस्ड ऑफ सम पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, आप जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। आपने सारे एसिड के साथ नहीं चेक किया, आपने कुछ एसिड के साथ चेक किया एंड देन यू टोल्ड कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है विद एसिड के साथ। यानी जहां पे भी आपका कुछ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से आप जाते हो किसी जनरल लॉ बनाने की तरफ, उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। आप डिड्यूस कर रहे हो चीजों को बेस्ड ऑन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा है। जैसे इट्स लाइक कि आपका मान लो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था एंड एम्बुलेंस एक गई भागते हुए, तो आपको लगता है आगे कुछ हुआ है,
क्योंकि एम्बुलेंस जा रही है, यू आर व्हाट यू आर डूइंग कि बेस्ड ऑन सम डेटा यू आर ट्राइंग टू डिड्यूस समथिंग। इसी यही जैसे लॉ बनाने का तरीका, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि अच्छा जो है हवा ऊपर उठती है तो बारिश होता है, एयर का पार्सल गर्म होता है, ऊपर उठता है बारिश होता है। हमने 3 4 5 कंडीशन में देखा, तो हमने जनरलाइज क्या कर दिया कि गर्म हवा जब भी ऊपर उठेगी बारिश होगा। दिस इज अ जनरलाइजेशन, इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि आप पहले एक हाइपोथेसिस बना लेते हो। हाइपोथेसिस ऐसा बना लोगे कि अच्छा जो है ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ये पहले आपने हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है, और उसके बाद नाउ यू आर टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस विद सम पार्टिकुलर एग्जांपल्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं उल्टा बोलूं कि ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड और उसके बाद मैं टेस्ट करना स्टार्ट करूं कि क्या अच्छा ये टेस्ट में फिर पास हो जाएगी, फेल, दूसरा पास हो जाएगी, फेल हो रहा है, अगर ये होल्ड कर जाएगा तो इसको लॉ बोल देंगे, अगर नहीं होल्ड करेगा तो ये लॉ नहीं बनेगा या जनरल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। जब आप पहले हाइपोथेसिस बना के और फिर टेस्ट करते हो, दैट इज नोन एज द इंडक्टिव रीजनिंग। दोनों तरीके अलग अलग हैं, दोनों से लॉ बनते हैं। लॉ दोनों लॉ मेकिंग या थ्योरी मेकिंग या हाइपोथेसिस मेकिंग के लिए दोनों ही काम आते हैं। एक तो जो है कि आप ऑब्जर्वेशन से, जनरल ऑब्जर्वेशन से, पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से आपने जनरल स्टेटमेंट दिया, और दूसरा जनरल स्टेटमेंट गिवन है, आपने दे दिया, एंड देन यू आर टेस्टिंग कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है कि नहीं। ऑब्वियसली वो जनरल स्टेटमेंट देने के पहले आपने डिडक्टिव रीजनिंग यूज करी होगी, तभी आपने स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा। लेकिन अब आपने जब स्टेटमेंट दे दिया, अब आप उसको चेक करोगे, यानी कि मैं और ये सब कर लिया, ये अभी स्टेप आपका चल रहा था डिडक्टिव रीजनिंग का। इसके बाद मैंने एक हाइपोथेसिस दे दिया कि ब्लू लिटमस जो है रेड हो जाएगा, एंड देन आई विल टेक सम डिफरेंट मोर एसिड्स, अलग अलग और एसिड लेके आऊंगा, फिर टेस्ट करूंगा। अब मैं कहां जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग इनटू इंडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस जो मैंने बनाई है वो मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तीसरा होता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस है, और अब आप इस हाइपोथेसिस में ये आपका फोकस ये नहीं है कि सही है कि नहीं, आपका फोकस है कि ये कहां कहां पे फेल होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप उसको क्रिटिकली, आप उसकी कमियां निकालने के जब पीछे पड़ते हो, दैट इज मोर लाइक अ क्रिटिकल रीजनिंग की बात आती है। ठीक है, आप क्रिटिसिज्म, वैसा जो इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करेगा वो हाइपोथेसिस को, अपने हाइपोथेसिस को सही करने के चक्कर में ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, वो रेदर वैसे एग्जांपल्स चूज करेगा जो उसके हाइपोथेसिस को क्या करे, सपोर्ट करते हो। क्रिटिकल रीजनिंग में दे विल ट्राई टू फाइंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि देखो यहाँ यहाँ ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप किसी हाइपोथेसिस में जो है आप बोल रहे हो कि 10% में ये फेल हो जा रही है, आपका इंडक्टिव अप्रोच वाला क्या करेगा, वो दिखा देगा भाई देखो 90% टाइम मेरा जो थियरी है वो होल्ड कर रहा है। क्रिटिकल वाला कहेगा लेकिन ये 10% तो तुम्हारा बचा हुआ है, तो उसका फोकस वहां पे हो जाता है। यही तरीके है। तो ये दिया सम वेज की जहां पे आपको कैसे साइंस में आप थियरी बिल्डिंग और बाकी चीजें कैसे होती है, ये उसके टर्मिनोलॉजी है। नॉट ओनली साइंस, कहीं पे भी इसका यूज हो सकता है। तो कोई स्टेटमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, एंड क्या है और इसका पूरा स्टेटमेंट, हाँ, तो ये जो है, तो ये एक स्टेटमेंट मान लो किसी ने दे दिया, वो क्यों दिया, उन्होंने देखा, ठीक है, मान लो वाशिंगटन साहब ने देखा कि अच्छा ऐसा 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 चल रहा है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, कोई लॉ नहीं है बट एक स्टेटमेंट दे दिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो हमने, अगर हम उसको चेक करेंगे कि बाकी जगह अच्छा जहां जहां लोकतंत्र है वहां की क्या स्थितियां बन रही, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंडक्टिव अप्रोच होगा। अब कुछ दिखाने लगे कि नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र में सब आपको फेयर ही नहीं चल रहा है, बहुत बहुत गड़बड़ी है, यहाँ पे आपने डिवीजन किया हुआ है रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। आंसर में भी आपका ना क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो आपका उसका उसका मतलब ये होता है कि आप कम से कम उसको एनालिसिस कीजिए, बट आपका एनालिसिस जो है मोर टुवर्ड्स, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप नहीं उसके अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, बट मोर टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म। बात समझ में आए? तो क्रिटिकल एनालिसिस आपका इस तरीके से जाएगा। बता तो दिया, हाँ, बाद में बताया ना उन्होंने, जनरल लॉ एसिड स्टडी टू ब्लू लिटमस रेड, बाद में उन्होंने जनरलाइज किया स्टेटमेंट को। अगर ये पहले लिख दिया जाता स्टेटमेंट एंड देन बाकी 3 स्टेटमेंट जाते, तो देन आपका ये बन जाता इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा, उसके बेसिस पे डिड्यूस किया इस चीज को कि क्या हो रहा है। सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन सा होगा, वो लोग करंट डाल के पास करके देख लेते हैं किसमें झटका मारता है। क्यों? अजी,
सो देखो सॉल्टेड वाटर आयंस का फॉर्म है, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए होंगे आपको, ठीक है। सॉल्टेड वाटर सॉल्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आयंस प्रेजेंट है, एसिड एंड बेस दोनों प्रेजेंट है। ऑरेंज जूस भी है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, आयंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। एंड लेमन जूस यहाँ पे भी आपको जो है यू विल फाइंड अगेन आयंस हियर। तो जनरली एसिड या बेस डाला होगा उस कंपाउंड में या सॉल्ट भी होगा, उस केस में आपको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा, ठीक है। प्योर आपको इसीलिए प्योर वाटर नहीं फ्लो करा सकता, ये भी सवाल हो जाता है ना कि आपका जो एकदम 100% प्योर वाटर होगा ये कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। हाँ जी, शुद्ध जल नहीं पास कराएगा, अशुद्ध जल पास कराएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अशुद्ध, अशुद्ध की अशुद्ध है, क्यों? अच्छा वैसा ही बोलते हैं, ओके। अरे प्योर वाटर ही बोलो, डोंट से डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो है आप बैटरी वगैरह में यूज करते हो, ठीक है, वो चार्ज को वो दूसरे तरीके से काम करता है, उसकी कहानी दूसरी है। ऐसा ही हो गया था एक बार जो है हमारे गांव में, कोई बोला, वहां पे कोई आया था, बोला कि भाई थोड़ा पीने वाला पानी लेते आना, ठीक है। तो पीने वाला पानी पे क्या लिखा था, कौन सा वाटर लिखा, मिनरल वाटर या कुछ ऐसा लिखा था। उसने बोल दिया, उसको समझ में नहीं आया, बोला कि अच्छा पानी नहीं चाहिए ना इसको, वो जाके बोतल, उसने बोला बोतल वाला पानी चाहिए, ठीक है। तो गांव वगैरह में भाई बोतल का पानी थोड़ी कोई पीता है, वो अपना गया दुकान में, बोला कि वो बैटरी वाला जो पानी रखते हो ना बोतल वाला, वो दे दो। वो हाँ नहीं उसको क्या बोलता, तो वो खैर उसने पिया नहीं, बोला ये क्या लेके आया, तुम ही तो बोला बोतल वाला पानी चाहिए, तो पीने के लिए मंगाया था यार। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग पीते नहीं, हमारे यहाँ जो है अभी है हैंडपंप से ही काम चल जाता है। अब ये सब स्टंट मुझे करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। केरोसिन पियो, कभी सर्फ पी के देखो। हाँ जी, सर्फ सर्फ जब पी जाओगे तो फिर आपको, केरोसिन लोग कई बार गलती से पी जाते हैं, ठीक है। सर्फ भी पी जाते हैं, सर्फ मैंने जो है एक बार थोड़ा सा, सर्फ नहीं शैम्पू या कुछ ऐसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा, फिर मुझे पता लगा ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। एंड देन आई हैव टू गो टू डॉक्टर, क्योंकि मेरा बहुत लंबा चल गया, ठीक है। तो ये सब घटनाएं जो है आप अब इसका रिएक्शन आपको असर, अब क्या होगा कि अगर आपको कुछ कुछ चीजें पता है कि चलो कभी एसिड पी लिया या ये पी लिया, तो उसको कैसे काउंटर करने का, तो सबसे आसान तरीका आप कुछ ऐसा खाओ कि आपका वो आपका उसकी जो, अगर एसिडिक है तो बेसिक खाओ, बेसिक है तो एसिडिक खाओ, तो ये बैलेंस कर दे, या तो फिर उल्टी कर जाओ, वो सबसे आसान काम है। बट उसमें भी अगर आप, अब उसमें नुकसान क्या करता है कि मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा ये सब फोर्स के साथ उसको ये काउंटर करना चाहेगा, उसमें एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, फिर एसिड जो इसको ये, तो ये सब इश्यू जनरली हो जाते हैं। चलो, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, टोमेटोज, टमाटर में हालांकि मिलते तो सारे ही हैं, इसमें मिथानोइक नहीं मिलता है, एसिटिक मिलता है, सिट्रिक मिलता है, ऑक्जेलिक मिलता है, बट ऑक्जेलिक एसिड के लिए जनरली आपको टोमेटो खाया जाता है, ठीक है। तो सिट्रिक जो है आप नींबू से खाएं, तो ये आपका मिथानोइक नहीं, आज से फॉर्मिक एसिड है वो, मिथानोइक एसिड इज द अदर नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो उसका कॉमन नेम है, मिथानोइक एसिड इज इट्स केमिकल नेम के तौर पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो, तो हाँ चलो, फॉर्मिक एसिड के साथ याद रखना मिथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे आपका चलेगा। बाकी तो टमाटर खाएं जम के, ठीक है। टमाटर अच्छी चीज है, ठीक है, अभी तो सस्ता भी हो जाएगा तुरंत। अच्छा, ऐसा मतलब क्या कि खुद में तुम क्या, तुम अलग ही बना लेते हो क्या कुछ? अच्छा अच्छा, चल, विच केमिकल एक्ट्स एज रिक्लेमेशन एजेंट ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट, अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। देखो यहाँ पे अगेन इन्होंने स्पेसिफिकली डाल दिया है रिक्लेमेशन एजेंट फॉर अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। तो अगेन आपको ज्योग्राफी के रूप में भी आ जाएगा ये, एनवायरमेंट का भी, क्योंकि भारत में अल्कलिनिटी का एक समस्या है, ठीक है। जो आपको पंजाब वगैरह वाले रीजन है वहां पे अल्कलाइन हो गया है सॉइल, तो उन रीजन में, या बिहार में भी जो आपका सदर्न बिहार वाला रीजन है,
ठीक है, दक्षिण बिहार वाला जो रीजन है, जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू और थोड़ा बहुत हिस्सा जो उसका ये मिलता है, वहां पे भी आपका सॉइल जो है अल्कलाइन हो गया। दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं, बट ऑब्वियसली अल्कलिनिटी इज एन इशू जो आपको बड़े तौर पर देखने मिले। तो एग्रीकल्चर का सेक्शन हो गया, एनवायरमेंट का सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, ये हर जगह ये समस्या आपको आती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है रिक्लेमेशन एजेंट में अल्कलाइन सॉइल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपको उसको अल्कलिनिटी को आपको काउंटर करता है। ठीक है, तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, हालांकि इसमें यूज किया जा सकता था, कैल्शियम सल्फेट का भी यूज किया जा सकता था, लेकिन जो जनरली तौर पे यूज किया जाता है दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसको CaCO3 इसको याद रखें और ये आपको काम करेगी। लाइम 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 को यूज करो। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा। चलो अंकित आ रहे हैं। इसके बाद एंटासिड्स, अभी बात करी हमने कि एंटासिड में आप जाके सोडा ना पिए। ठीक है, एंटासिड में आप बेस का यूज करें, और बेस के रूप में सबसे आसान काम है आपका, जो हमारे घरों में बेकिंग सोडा अवेलेबल है उसको ट्राई करें। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह हालांकि कैसे यूज किया जाता है। हाँ जी, अच्छा ये ध्यान रखना, जो क्योंकि सॉइल वाले की बात होगी, सॉइल वाले में ना यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी गिवन है, हालांकि कैल्शियम सल्फेट भी थोड़ा बहुत यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट इज नथिंग बट द जिप्सम। ठीक है, जो जिप्सम है ना आपका, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी थोड़ा बहुत यूज होता है, ऐसा ऐसा है नहीं कि नहीं यूज होता है। क्योंकि जिप्सम मुझे ध्यान आया तो उस पर ध्यान आया, तो कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका यूज होता है, बट जनरली जो आपका यूज होता है दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बट कैल्शियम सल्फेट का ज्यादा रोल जो है वो फर्टिलाइजर। हाँ जी, वो तो उसका फॉर्म चेंज हो चुका है ना, मेटामॉर्फोज हो चुका है वो, तब संगमरमर आपका बना हुआ है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं इसको, ये हो गया जिप्सम। एक और क्या बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन वो भी उसमें भी आपको हाफ H2O लगा रहेगा तब वो कैल्शियम सल्फेट होगा। किसका? तो बेसिक होती है ये, बेसिक नहीं होती है, जैसे कि ये आपका रिएक्शन एक्सचेंज कर लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, अल्कलिनिटी जो आपको बढ़ी हुई है, CaCO3 जो है ना आपका, तो ये CO3 जो है ना, ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जाके बेस के जो वहां पे जो जो एक्स्ट्रा बेसेज हैं पहले से प्रेजेंट है, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और कैल्शियम आपके लिए खतरनाक नहीं, कैल्शियम है तो प्लांट्स के लिए अच्छा ही है, तो वो आपको काम कर जाता है, इसलिए इसको काउंटर करने में यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऑब्वियसली कैल्शियम जो है आपका चला जाएगा सॉइल में, जो स्ट्रॉन्गर बेस है। हाँ हाँ, तो काटा जा सकता है ना, स्ट्रॉन्गर बेस है तो कैंसिल कर, स्ट्रॉन्गर बेस है तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कैंसिल कर देगा उससे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो आपका ये होता है, क्या बोला आपने, मार्बल, मार्बल भी इसी जो है एसिड वगैरह से जल्दी आप डालोगे तो खराब हो जाएगा, मार्बल खराब हो जाता है वहां पे, कारण यही होता है, वो तो पूरा सॉल्ट बना देता है ना, वो तो रिएक्शन कर जाएगा, एसिड एंड बेस वाली रिएक्शन होती है, तो वहां पे आपका यूज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो नॉर्मली आप ये यूज करते हो, जो जनरल जिसको हम लोग चूना बोलते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो आपका लेक लाइम एंड स्लेक लाइम वाली कहानी आती है, जब उसको आप कैल्शियम को जब जब आप पानी में डालते हो तो दैट बिकम्स द स्लेक लाइम वाली कहानी बन जाती है। चलो एंटासिड्स बेस हो गए। अच्छा केवल केवल बेस बेस है क्या, बेस चैप्टर है क्या? हाँ, चलो ये भी बताओ क्यों। हाँ बोलो। हाँ, जो आपका जो भी प्लेक वगैरह जो यानी दांत में जो कुछ भी लगा हुआ है, जो खाना भी बचा हुआ है, तो बैक्टीरिया एसिडिक होते हैं ना, तो उसको काउंटर करने के लिए, तो वही 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 सुनो कि वही जो आपका जो दांतों में खाना हुआ है, तो उसको उस पर जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं वो एसिड को एसिड रिलीज करते हैं, उसी वजह से जो है आपका उसको आपका टू नीड अ बेसिक, ताकि उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, तो इसीलिए आपका टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होना चाहिए, दैट्स द बेसिक आइडिया। पता चला एसिड को और एसिड दे दिया तो फिर जो है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दांत आपके बचेंगे नहीं। कई बार जो है जो हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है, देखोगे आप खट्टा काफी फील होता है आपके दांत जो लगेंगे कि कैसा थोड़ा अजीब सा हो गया,
नहीं तो हाँ जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ठीक है। चलो स्टेन ऑफ करी, अभी बात करी हमने। So stain of curry on white cloth becomes reddish brown when soap is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. It has turned reddish brown because soap acidic होता है कि basic होता है? soap acidic होता है। रुको, येलो यानी लिट जो आपका टर्मरिक है, टर्मरिक रेड होता है बेसिक कांटेक्ट में आने पे। टर्मरिक बेसिक नहीं हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ, तो टर्मरिक किसके साथ बेसिक में आता है? टर्मेरिक में पूछ ही नहीं रहा हूँ कि टर्मेरिक एसिड है कि बेस है। हाँ, टर्मेरिक येलो है, ये रेड कैसे बनता है? हाँ, यहाँ पे आप एसिड डालोगे कि बेस डालोगे? किसको ये रेड करता है? बेस को रेड करता है। बेस को सोप रेड करता है। सो यहाँ पे जो सोप होता है, सोप इज एक्चुअली हालांकि होनर दोनों है। फैटी एसिड्स का यूज होता है सोप को बनाने में, और साथ में क्या रहता है इसके? आप सोप जब बनाते हो तो वो फॉर्मेशन उसको बनाने के लिए यू नीड फैट, तो जनरली फैटी एसिड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं ना। तो सोप का नेचर देखो, एक हो गया सोप और दूसरा हो गया जो डिटर्जेंट वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डिटर्जेंट का आपका जो नेचर होता है दैट इज बेसिक, मोर टुवर्ड्स द बेसिक, बट जो सोप का नेचर होता है इट्स मोर टुवर्ड द एसिडिक फॉर्म में जाता है ये। हाँ जी, डिटर्जेंट से भी चेंज वही होता है, बट सोप वाले में आई थिंक इसको अच्छा जस्ट एक मिनट कोई थोड़ा सा चेक करो तो सोप का जो फॉर्मेशन में आई एम फॉरगेटिंग द फॉर्मूला, फैटी एसिड के साथ में वो रिएक्शन क्या हो रहता है? जैसे मान लो आपका लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है एंड देन इट कम्स, हाँ तो हाइड्रोफिलिक एंड वो भी फॉर्म में चल जाएगा, तो जस्ट आई नीड दिस वन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज द लास्ट मेंबर ऑफ द चेन ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपको नहीं होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका सोप का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। आई एम ओनली आस्किंग कि जो आपका यहाँ पे फैटी एसिड्स है, वो फैटी एसिड्स के साथ फाइनली जो चेन में जो कंपाउंड लगा है वो कौन सा है? ये बेस होता है। जनरली सोप आपको न्यूट्रल होते हैं जनरली, ठीक है। सोप ऐसा नहीं हो कि एसिडिक या बेसिक हो, सोप जनरली न्यूट्रल होते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग कि ये फैटी एसिड के साथ में ये जो कंपाउंड यहाँ पे लास्ट में अटैच होता है ये कौन सा कंपाउंड है? आई एम जस्ट आस्किंग दैट थिंग, एक बार चेक करके बताओ क्या। is made from the combination of weak acid, fatty acid and a strong base. That's why basic है। बेस कौन सा है वहां पे ये देखो। इसमें उसमें जनरली जो है आपका, अच्छा रुको इसको 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 जस्ट कीप इट ऑन होल्ड। हालांकि होना चाहिए था यहाँ पे बेसिक ही होगा, क्योंकि ये जो बेस होता है ये बेस स्ट्रांग होता है, तभी आपका एसिड फैटिक एसिड के साथ वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं। और इसका यही जो आपका ये जैसे स्टेन है, जो टर्मेरिक का स्टेन है, इसके साथ यही रिएक्ट कर जाता है, और फिर जब इसके साथ जब तक अटैच रहता है तब तक इसका कलर जो है रेड फॉर्म में रहता है। इसलिए लेकिन बहुत ज्यादा धो दोगे और धोने के बाद जैसे ही सूखता है कपड़ा आपका, फिर से वो येलो स्टम में उसका 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 ये जो है रेड वाला कलर थोड़ा सा गायब होने सा लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाँ, हाइड्रोक्साइड के फिर से कौन सा? पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। तो NaOH, हाँ फिर तो ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो LY सोडियम हाइड्रोक्साइड which is also called LYE
कॉस्टिक सोडा जनरली आपका ऑब्वियसली सोप बनाने के कम नहीं उसका यूज होता है कॉस्टिक सोडा का। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बेसिक इन नेचर। नहीं, मेरा डाउट इसलिए आया कि फैटी एसिड्स होते हैं ना, सो आई वाज फॉरगेटिंग दिस पॉइंट कि आपका ये जो बेस होता है दिस इज द स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका रिएक्ट करेगा और ये बेसिक थोड़ा सा इसका नेचर जो है दैट इज मोर टुवर्ड्स द सोपी टुवर्ड्स द बेसिक नेचर। हालांकि जनरली सोप को माना जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहेगा जनरल केसेस में कि सोप न्यूट्रल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका जो झुकाव होता है दैट इज मोर टुवर्ड्स द बेसिक कैरेक्टर। तो उसको लेकर के चलो। इसके बाद हाँ कह सकते हो, झाग झाग का दूसरा कारण होता है वो फिर वो तो गैसेज, वो तो आपका जनरली प्रोड्यूस होता है गैसेज का प्रोडक्शन की वजह से झाग का बनना होता है। गैस जब तक प्रोड्यूस होगा आपका झाग बनेगा नहीं। चलो an unknown gas quickly dissolves in water. This gaseous aqueous solution turn red litmus into the blue. तो रेड को ब्लू पहले ही किया तो बेसिक हो गया, और जो है बाकी क्विकली डिजॉल्व्स इन वाटर में मतलब हो जाना चाहिए। ठीक है, और दिस गैस प्रोड्यूस व्हाइट फ्लेम विथ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl नहीं HCl2 HCl ना हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए बेस। नहीं, आपको वाटर के साथ मिलने पे भी वो आपका बेस का फॉर्मेशन करे ना कि एसिड का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अमोनिया। रीजन क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म एन एसिड। आपका नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड भी जब रिएक्शन करेगा इट विल आल्सो फॉर्म एन एसिड, नाइट्रिक एसिड बना देगा ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ तो बेसिक होना चाहिए ना आपको, तो वही तो मैं बोला कि वही 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 तो यहाँ पे ये एसिड हो जाएगा तो ये रेड को ब्लू, ये आपको ब्लू को सॉरी ये आपको रेड को ब्लू नहीं कन्वर्ट कर पाएगा क्योंकि एसिडिक हो जाएगा ये, एक्वा सॉल्यूशन इसका जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ना। यहाँ पे नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड अगेन इट विल फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड बनाएगा तो फिर से ये एसिड है तो ये भी वो काम नहीं कर पाएगा, ये ब्लू को रेड कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे आपको एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनता, वो वाटर में ये नहीं होता है। इसके अलावा बच गया अमोनिया। अमोनिया वैसे भी हम कितनी देर से ही देख रहे हैं कि अमोनिया इज इटसेल्फ अ बेस। तो अमोनिया जो है वो ऑब्वियसली एक बेस है, और अमोनिया जब बेस है तो ये आपको ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट जो होगा दैट विल इट विल टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रादर देन कि वी विल गो इनटू ऐसे सॉल्व करने का। You have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution. ठीक है, तो a pungent smell often present near the urinals due to urea. ठीक है, हमारी बॉडी जो आपको रिलीज करती है दैट इज द यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो यूरिया जो है आपको वहीं से आपको निकल के आएगा। तो दैट्स द आइडिया। उसको काउंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? बेस है ना। हाँ ऑब्वियसली काम करता है वो। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का यूज तो किया ही जाता है ना। यहाँ पे आप इसको काउंटर करने के लिए क्या यूज होगा? एसिड, बिकॉज दिस इज द बेस। यूरिया जो है वो कहीं ना कहीं बेस ही है, तो आप इसको एसिड का यूज करो, HCl वगैरह यूज करो। और बाथरूम जो है तो जनरली बाथरूम क्लीनर्स में इसीलिए जो मात्रा में आपको मिलता है वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, pH वैल्यू ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली एसिडिक होता है, ब्लड बेसिक होता है, 7.4 के आसपास रहेगा। ठीक है, बॉडी आपका जो है ब्लड को 7.35 से 7.45 के बीच में बहुत नैरो रेंज में अपना मेंटेन रखती है। अगर बढ़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है वो। ठीक है, चलो द pH ऑफ अ सॉल्यूशन changes from 3 to 6, the H ion concentration will, अरे तो सिंपली याद रखना pH जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पे है। ठीक है, तो जितने आपको जो जितना बार मान लो 6 to 3 कम हुआ तो आपको इतना डिक्रीज हुआ है ना, 3 to 6। अच्छा एक चीज देख लो, मान लो भूल गए होगे, ये है 7, ये 14 और ये 0। ठीक है, इधर जैसे जैसे जा रहे हो
ये एसिडिक हो रहा है और इधर जैसे जैसे जा रहे हो ये ध्यान रखना, ये बात नहीं ये हो रही है कि आप किस साइड में जा रहे हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि दिस इज टर्निंग इनटू बेसिक, और जनरली सात के बाहर के हम सात से ऊपर को हम बेस बोलते हैं, सात से नीचे वाले को हम लोग एसिडिक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका इस रीजन में H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ के रीजन में OH माइनस वाला कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। जो पीएच आप निकालते हो इसी के बेसिस पे निकाल दो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है। तो अब मान लो कि आपका डिक्रीज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम 6 to 3 हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम 3 to 6 हो रहा है ना कि 6 to 3, 3 to 6 हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हो। धीरे धीरे यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना घटेगा ये आपको सिंपली निकालना है, तो आप माइनस कर लो कि कितना यूनिट कम हुआ है, दैट्स द थिंग। और ये जितना होगा इसको डाल दो 10 के पावर में, क्योंकि ये लॉग स्केल पे काम करता है। तो इतने टाइम्स जो है आपका आंसर आपका आ जाए, कितना हो गया, सो डिक्रीजेस 1000 टाइम्स। 4 होगा तो और बढ़ा लेना, और अगर ये इधर से इधर जाता तो क्या हो जाता, इंक्रीज कर जाता, उतने ही टाइम से वो इंक्रीज कर जाता, ठीक है। इसी में आपका OH माइनस से भी वो करके डाल के क्वेश्चन पूछा जाता, तो सेम सेम तरीके से यही आपका तरीका जो है वो काम करेगा। Which of the following has pH value 7? हाँ जी, मोर देन 1 चला जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर भी है और न्यूट्रल सॉल्यूशन है ही, तो फिर तो बात ही आ गई। इसके बाद आपका which among the following solution है pH value more than 7? तो मोर देन 7 है तो दैट विल गो इनटू एसिडिक सॉल्यूशन। हालांकि बफर सॉल्यूशन का तो फिक्स ही नहीं होता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी पूछा है ना, नहीं हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7, तो यहाँ पे एसिडिक ही रखो, आई थिंक सॉरी बेसिक ही रखो। बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, बफर सॉल्यूशन का भी अब यहाँ पे इसको डाल के उन्होंने इसको दबाव में डाल दिया है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन जो है इसका पीएच रेंज दोनों साइड में जा सकता है। तो हाँ, तो फिर एसिड के फॉर्म में उसका पीएच उस साइड में चला जाएगा, और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो फिर एसिडिक फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका जो है ना, हैज पूछा है ना इसने, सिंपली हैज का हैज की जगह पे आपको आ जाएगी है किसका, तो देन यू गो विद द ओनली विद द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। कैन भी अगर हो जाता ना, देन वहां पे आप बफर सॉल्यूशन को भी ले लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द पीएच वैल्यू मोर देन 7, तब आप वहां पे बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन के बेसिस पे आप यहाँ पे बफर सॉल्यूशन को बाहर करो। चलो, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, पीएच इसका क्या होगा, तो रेड को ब्लू कर रहा है ना, तो ये बेस है, तो बेस है तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका नन ऑफ दीज में चला गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अ पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो पीएच में भी कुछ अलग पूछा नहीं जनरली क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत अलग नहीं पूछे हैं। अच्छा, एक चीज देख लेना, जैसे एक टर्म, जैसे यहाँ पे पीएच वाली बात हो रही है, अभी जो भी चर्चा हमने करी, तो जो आपका एक बात आती है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस की बात आती है ना, कि ओशियन जो है हमारे एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशियंस का, इन्वायरमेंटल पोर्शन में है ये। तो एसिडिफिकेशन में आपका क्या हो रहा है कि ओशियन एक्चुअली में एसिडिक नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, ओशियन है हमारे बेसिक इन नेचर, बट एसिडिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वहां पे कंसेंट्रेशन जो है वो OH का इंक्रीज हो रहा है। अभी भी जो ओशियन वाटर है दैट इज जो है आपका 7 प्लस में ही है, ठीक है। उसका जो पीएच आपका रेंज आएगा तो 7 प्लस के रेंज में ही जाएगा, रादर देन कि 7 से नीचे आ जाए। तो ओशियन वाटर का पीएच जो है आपका 7 प्लस में, लेकिन हम जब बात करते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन की, इट इज टॉकिंग अबाउट कि फ्लो किस डायरेक्शन में है। तो धीरे धीरे आपका जो है कंसेंट्रेशन OH वाला जो है वो कम हो रहा है, और H प्लस वाला कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। अभी आपका ओशियन जो है आपका ऐसा नहीं होगा एसिडिक हो जाएगा तो वो 6 पे पहुंच जाएगा उसका पीएच, या 5 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट कंसेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रहा है यही अपने आप में केस ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, क्योंकि वो होने की वजह से जो आपको जो ऑर्गेनिज्म से उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, वो उनका जो कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका सेल होता है वो फिर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा एसिडिक होने की वजह से। हाँ जी, कोरल ब्लीचिंग का भी वही कारण, कोरल ब्लीचिंग इज आप कह सकते हो एक कारण है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है उसका आपको चलेगा, तो उनका जो रेंज होता है वो रहने का वो आपका चेंज हो जाएगा। फंजाई मिला है, दैट द प्लास्टिक ईटिंग फंजाई। हाँ हाँ हाँ, ये ऑब्वियसली देखो नेचर में बहुत सी चीजें हैं, अभी आपको
आप छेड़ नहीं, सेल्फ सफिशिएंट की बात नहीं है, आप उसको बहुत ज्यादा जब परेशान करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखो हर एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक टर्म यूज होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि बिना आप उसको छेड़छाड़ हुए कितने मैक्सिमम लोगों को आपको अर्थ जो है वो संभाल सकती है। तो कैरिंग कैपेसिटी हम बहुत हद तक इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको हम उसके बियॉन्ड चले जा रहे हैं। अदरवाइज नेचर तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तो नेचर बैलेंस करके ही रखती थी ना अपनी चीजों को, कई चीजें हुई बैलेंस करके रखती थी। अब जो है ना वो इम्बैलेंस की तरफ आप लेके चले जा रहे हो। और यहीं पे बात आ रही है बार बार टिपिंग पॉइंट की, एक टर्म होता है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट यानी वो पॉइंट है जहां के बाद नेचर आपके चेंजेस को रिवर्स नहीं कर पाएगी। नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, जिसको एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि नेचर में कुछ करोगे एक्स्ट्रा, इट विल ट्राई टू टर्न बैक। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये ऊपर उठ के बारिश करा लेगा अपने आप को। तो नेचर का वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म वापस से ठंडा कर लेगा। लेकिन एक्सेस हो गया, अब आपने क्या किया कि ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा दिए। तो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा दिया तो उसकी क्षमता हीट को रखने की ज्यादा हो गई। ठीक है, तो रादर देन वाटर वेपर, अब केवल पहले वाटर वेपर अगर होता था तो उसको अर्थ बैलेंस कर लेती थी, लेकिन आपने कंसेंट्रेशन इसको इतना बढ़ा दिया कि अर्थ आपको नहीं बढ़ा पा रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो आपका टिपिंग पॉइंट, जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज में 1.5 डिग्री सेल्सियस को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, जैसे इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है कि 1.5 ही कितना है और क्यों, बट एक जनरल एग्रीमेंट हम मान के चल रहे हैं कि 1.5 एवरेज टेम्परेचर अगर अर्थ का अगर निकालोगे तो इस साल बहुत जगहों पे 1.5 क्रॉस हो गया है। ठीक है, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज वाली बात करते हैं कि एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर अगर ये आपका राइज हो जाता है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, तो फिर बहुत से आपको जो चेंजेस होंगे वो रिवर्स नहीं हो पाएंगे। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू आपको गेट रिवर्स। तो आपको CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, ठीक है गर्मी हो रही है, बट आप पेड़ लगाओ CO2 कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक लेवल के बाद जो है आप कितना भी पेड़ लगा लो, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में बढ़ चुका होगा कि फिर मुश्किल हो। जैसे सिंपल एग्जांपल है ना कि आपका मान लो CO2 बढ़ते बढ़ते गर्मी हुई, और गर्मी होने के बाद इतनी गर्मी हो गई कि आपके आर्कटिक वाले और या उस रीजन के आइस मेल्ट करने शुरू हो गए। अब वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारे पीटलैंड्स हैं। ठीक है, वहां पे पिटलैंड से यानी पानी जो सड़ा हुआ है वो जमा हुआ है। अब क्या होगा कि उसके वजह से वो बहुत ज्यादा मीथेन एंड CO2 और ये सब चीजें रिलीज करने लगेंगे। तो आप इधर पेड़ लगा भी लोगे तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। बात समझ बड़ी, तो इन्हीं टर्म्स को यूज करते हैं टिपिंग पॉइंट। यहीं से आपका ओशन एसिडिफिकेशन भी आ रही है। एक लेवल के बाद अगर आप चले जाओगे, अगर ये कंटिन्यू होता रहा, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो आपके ओशियन जहां पे क्या ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक रेंज होता है कि वो किस हाइट पे रहेगा। ठीक है, और कैल्शियम उसके बेसिस पे कि उसकी बॉडी में कितना कैल्शियम है, उस बेसिस पे उसकी डेप्थ डिफाइन होती है कि किस डेप्थ में वो वर्क कर सकता है। तो जैसे जैसे ऐसा होगा तो उसकी डेप्थ फिर कम होती जाएगी, यानी उसका रेंज जो है वो नैरो होता जाएगा, उसके रहने का जो एरिया है वो कम होता जाएगा। एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली ना उसके बोन्स जो बने हुए हैं या उसका सेल जो बना हुआ है जनरली उनको कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, तो वो डिजोल्व करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब आपका मान लो अभी कैल्शियम एक्सेस में है तो चलो ठीक चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है तो एक्सेस में है। लेकिन जैसे जैसे एसिडिक की तरफ जाएगा तो वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट कम होगा, तो फिर वो उनके 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 बॉडी जो है वो डिजोल्व करनी स्टार्ट करेगी। ये ओशन एसिडिफिकेशन यहाँ से आपका पीएच रेंज याद रखना, पीएच रेंज ओशियन का अभी भी है न्यूट्रल में, न्यूट्रल या आप कह सकते हो बेसिक में, बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स एसिडिक। एसिडिक हुआ नहीं है, ये 7 के नीचे नहीं है, 7 के प्लस ही है। ठीक है, तो पीएच से एक इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो है आपका आईटी वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म करा दूंगा।